तो लिसनर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक बात बताइए, आप में से कितने आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं स्टडीज के लिए, और आपका स्टडीज कंप्लीट करके वापस अपने अपने कंट्रीज जाने का इरादा है, या आप लोग इसी नियत से बैरून मुल्क गए हैं कि अपनी आगे की लाइफ वहीं कंटिन्यू करेंगे। आज की जो स्टोरी है वो भी एक ऐसी स्टूडेंट की है जो इंग्लैंड तो गई थी फर्दर स्टडीज के लिए, लेकिन वहीं की होकर रह गई, और उनके साथ वहां पर एक अजीब और गरीब किस्म का वाक़या पेश आया जिसका तस्करा आज करेंगे। ये स्टोरी मेरे प्यारे भाई वकास अहमद ने यूके से भेजी है, जो उनकी एक वाकिफ की लाइफ का ट्रू इवेंट है। तो बगैर देर किए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन पर क्या बीती थी। 2010 में मैं स्टूडेंट वीज़ा पर इंग्लैंड आई थी। स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों और दोस्तों का मशवरा था कि मुझे अपनी लाइफ वहीं कंटिन्यू करनी चाहिए या वहां से आगे यूरोप की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे थे। और आज सोचती हूं तो शायद वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। अब चूंकि मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी तो मैं लिवरपूल मूव हो गई। यूरोप की भी मालूमात ली थी मैंने। मेरी एक यूनिवर्सिटी फेलो की सिस्टर इटली मिलान में स्टडी कर रही थी, उनसे भी मैंने बात की और उसका कहना था कि मिलान अच्छा, खूबसूरत, पुररौनक तो है। इवन उसने मुझे मोटिवेट भी किया था कि मैं मिलान में मूव हो जाऊं, क्योंकि वो मेरी नेचर जानती थी। उसको लगता था कि मैं उस माहौल को अच्छे से अडॉप्ट कर लूंगी। बट काफी सोचने के बाद मैंने लिवरपूल में ही स्टे करने का सोचा, और उसकी बहुत सारी वजूहात थी जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट लास्ट डिसीजन वाज टू स्टे इन लिवरपूल। लिवरपूल में अपनी अकोमोडेशन के करीब ही मेरी एक स्टोर में जॉब लग गई थी। स्टोर का स्टाफ कोऑपरेटिव था और ड्यूटीज भी कोई मुश्किल नहीं थी। बाद उसी स्टोर को एज अ मैनेजर संभालने लगी। अब जब क्रिसमस के दिन करीब आ रहे थे, और क्योंकि ये मेरा पहला क्रिसमस था स्टोर में, तो मुझे अंदाजा हुआ कि फेस्टिवल के दौरान स्टोर्स में काम बहुत बढ़ गया था। तकरीबन 2 वीक्स से पूरे स्टाफ को ही लेट सेटिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन एक दिन मुझे अपना पेपर वर्क मेंटेन करना था, तो मैं सारे स्टाफ के जाने के बाद भी बैठी रही। मैंने सोचा कि मैं खुद स्टोर बंद कर लूंगी और अपने काम के लिए बाकी स्टाफ को रोकने की क्या जरूरत है। जब सब लोग चले गए, मैं स्टोर का डोर बंद करके अपने काम देखने लगी। मेरा ध्यान अपने काम में लगा हुआ था कि डोर पे नॉक हुआ। उम्मूमन उस वक्त तक मार्केट सारी ही बंद हो चुकी थी, तो सन्नाटे में दस्तक की आवाज गूंजी। लेकिन मुझे लगा कि हवा तेज चल रही है, जिसकी वजह से कोई चीज टकराई है। जब दोबारा नॉक हुआ तो मैं चौंक गई। लेकिन अब भी मैंने सोचा कि शायद कोई बैगर या होमलेस पर्सन होगा और मैं भी उसकी उस वक्त क्या मदद करूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं डोर तक आ गई, तो बाहर एक छोटी हाइट की काफी एज्ड खातून खड़ी नजर आई। बाहर सर्दी बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने डोर खोलकर उनसे कहा, स्टोर बंद हो चुका है, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए मुझसे। मालूम हुआ कि उनको अपने घर का एड्रेस तो याद है, लेकिन रास्ता भूल गई हैं। काफी देर से इधर उधर घूम रही थीं। मुझे अंदाजा था कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो मैंने उनको स्टोर के अंदर ही बिठा लिया और तसल्ली दी कि मैं कोई बंदोबस्त करती हूं आपके घर तक पहुंचाने का। मैंने कॉफी बनाकर उनके सामने रख दी और उनसे थोड़ी मालूमात लेने के लिए बातें करने लगी। लेकिन वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। उनसे बातें करने के दौरान ही मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की ताकि वो उन्हें ड्रॉप कर दे, लेकिन वो भी बिजी था। तो मैंने इरादा किया कि मैं अपना काम कंप्लीट करके खुद उन्हें ड्रॉप कर दूंगी। मैंने उन्हें समझाया कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं खुद आपको ड्रॉप कर दूंगी आपके घर तक। मैं अब जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी थी ताकि जल्दी से मेरा काम कंप्लीट हो जाए और फिर मैं उन खातून को उनके घर तक ड्रॉप करते हुए अपने घर जाऊं, क्योंकि सारा दिन मैं अपने स्टोर में बिजी थी और बहुत थक गई थी।
मैं अपना काम तो कंप्लीट कर रही थी, लेकिन साथ साथ उन खातून को भी बार बार देख रही थी ताकि वो कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। इस सारा वक्त वो खातून मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि वो खातून मुझसे वॉशरूम का पूछकर उस तरफ चली गई। मुश्किल से 15-20 मिनट और गुजरे होंगे कि मेरा काम कंप्लीट हो गया था और मुझे तशवीश भी होने लगी कि आंटी को गए काफी टाइम हो गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं वहां वॉशरूम में स्लिप ना हो गई हो। ये सोचकर मैं उनको आवाज देती हुई वॉशरूम की तरफ गई। पहले मैंने लेडीज वॉशरूम में देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं वहां से पलटी और मेंस वॉशरूम में जाकर देखा, लेकिन अब वो वक्त मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि आंटी वहां भी मौजूद नहीं थी। मैंने घबराते हुए सारे वॉशरूम्स चेक किए, लेकिन सारे खाली थे। मैं बिल्कुल पजल्ड हो गई थी क्योंकि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो स्टोर से बाहर गई तो उनको मेरे सामने से होते हुए जाना था। इवन कि मैंने स्टोर के डोर को लॉक भी किया हुआ था, तो अगर बिजी होने की वजह से मेरी नजर उन पे ना भी पड़ती तो लॉक डोर से वो बाहर कैसे जा सकती थी। मैं भागकर अपनी डेस्क पर गई, कैमरे में चेक किया। वो स्टोर में किसी भी जगह नहीं दिख रही थी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो वो वॉशरूम की तरफ जाती हुई तो दिख रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वॉशरूम में सीसीटीवी नहीं था, तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां गई। अब मैं इस तरह स्टोर भी बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी गलती थी। मैंने एक अननोन पर्सन को स्टोर में बुलाया था और वो भी उस वक्त जब स्टोर बंद हो चुका था, और अब वो खातून गायब हो चुकी थी, या क्या कहूं कि बस वो अब वहां मौजूद नहीं थी। मैंने फौरन ऑनर को कॉल की और पूरी डिटेल्स उनको बता दी। अब हैरत की बात यह थी कि वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बगैर किसी बहस के बोले, स्टोर बंद करके अपने घर चली जाओ, कल बात करेंगे। मैंने स्टोर से निकलने से पहले एक बार फिर जाकर चेक किया, बट स्टोर में मेरे अलावा कोई नहीं था। और उस वक्त जो डर का मुझे एहसास हो रहा था, मैं उसको लफ्जों में बता ही नहीं सकती। मेरी डर से ऐसी हालत हो रही थी कि स्टोर की लाइट्स भी बहुत मुश्किल से बंद कर पाई थी। घर पहुंचने तक सारा रास्ता मुझे डर लगता रहा और नींद आने में भी काफी टाइम लगा, जिसकी वजह से मैं दूसरे दिन स्टोर पहुंचने में भी लेट हो गई थी। अब जो मैं दूसरे दिन स्टोर पहुंची तो ऑनर ने फौरन ही अपने रूम में बुलवा लिया। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ था मुझे फिर से बताने को कहा। फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फुटेज में बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने उनको बताया था कि किस तरह से आंटी डोर को नॉक करती हैं, फिर मैं डोर तक जाती हूँ, उनको स्टोर के अंदर लाके बिठाती हूँ, फिर मैं काम में मशगूल हो जाती हूँ। उसके बाद वो आंटी मेरी तरफ इशारा करके मुझसे कुछ पूछती हैं और वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद मैं दिखती हूँ कि मैं वॉशरूम जाकर उनको चेक कर रही हूँ, लेकिन वो आंटी ना तो वॉशरूम से बाहर आती हैं, ना ही स्टोर में किसी और जगह पाई जाती हैं। जब हम दोनों ने फुटेज देख ली तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रिलैक्स हो जाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ताकि फिर कभी ऐसा हो तो आप अपने माइंड को रेडी रखो कि आपको क्या करना चाहिए। उनका कहना था कि ये स्टोर बहुत पुराना है, उनके ग्रैंडफादर के टाइम से वो लोग ये स्टोर चला रहे हैं। जब उनके ग्रैंडफादर ये स्टोर संभालते थे तब वहां एक लेडी मैनेजर थी जो अपने डिवोर्स के बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और क्रिसमस की ही एक रात उन्होंने सारे स्टाफ को जाने का कहकर खुद वॉशरूम में जाकर सुसाइड कर ली थी। नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडी वॉशरूम से मिली थी। तब से ऐसा ही हो रहा है कि कभी कभी क्रिसमस के दौरान वो खातून स्टोर के बाहर या वॉशरूम में किसी को दिखती हैं, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता। शायद कल की रात कुछ ऐसा मोमेंट था कि तुमको वो दिखी और तुम्हारी उनसे बात भी हुई जो मैंने फुटेज में देखा है। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उन खातून की पुरानी तस्वीर तुम्हें दिखा सकता हूं।
उसके बाद उन्होंने अपने ड्रॉअर से एक एल्बम निकाल के कुछ तस्वीरें दिखाई और वाकई में वही खातून जिनसे मैं कल रात मिली थी उन तस्वीरों में मौजूद थी। फिर वो कहने लगे कि इस बात को लेकर तुम सीरियस मत हो, आज के बाद कभी भी कोई स्टाफ अकेला स्टोर में नहीं रुकेगा। ये बात उन्होंने तो बहुत आराम से बता दी और शायद इसलिए क्योंकि वो उनका स्टोर था और वो शायद उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के आदी थे। लेकिन मेरे लिए तो ये शौक था कि मैं कल इतनी देर एक ऐसी खातून के साथ अकेले थी जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका इंतकाल हुए एक अरसा गुजर चुका है। इस वाक़े के बाद मुझे रूहों पर भी यकीन हो गया था कि वो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं। बाद में स्टोर के स्टाफ से भी काफ़ी स्टोरीज सुनने को मिली उन खातून के बारे में। मैंने कुछ और अरसा उस स्टोर में काम किया, लेकिन जितना अरसा भी काम किया डर के मारे कभी भी वहां के वॉशरूम यूज नहीं किए। मैं आज भी उस स्टोर से करीब ही रहती हूँ और रात के वक्त कभी भी वहां से गुजरना होता है तो मुझे बहुत खौफ महसूस होता है और मैं हर तरफ देखती हूँ कि शायद वो खातून मुझे वहीं कहीं खड़ी नजर आएंगी। डियर वकास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफजदा करने वाला इंसिडेंट बताया है आपने। वाकई एक डेड पर्सन के साथ वक्त गुजारने का सोचकर ही इंसान खौफजदा हो जाए और फिर जिस जगह पे वाक़या हो हमें उसी जगह रोज जाना पड़े तो सारा वक्त खौफ ही महसूस होता रहेगा। बहुत ही हिम्मत है आपकी दोस्त में कि उन्होंने वहीं इतना अरसा और जॉब कंटिन्यू रखी। डियर वकास, बात यह है कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान सुसाइड करे या अनफॉर्चुनेट सडन डेथ का शिकार हो जाए तो उसका हमजाद या करीन एक ऐसे टाइम स्लॉट में फंस जाता है कि जिस जगह उसकी डेथ हुई होती है वो वहीं मौजूद रहता है और बार बार वहां पर मौजूद लोगों को अपने होने या इंसिडेंट जिससे डेथ हुई थी उसका एहसास दिलाता है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स उस सारी पहेली को सॉल्व कर लेते हैं जो हमजाद बताने की कोशिश कर रहा होता है, वरना हमजाद का बार बार दिखना जारी रहता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ हमजाद। एक वाक़या और मुझे याद आ रहा है, एक ट्रू इवेंट है। एक केस सॉल्व किया गया था बाकायदा इसी तरह से। आप रूह कह लें, हमजाद कह लें, करीन कह लें। वो आके खुद बताया करता था कि उसकी डेथ, उसका मर्डर किसने किया है। और वाकई में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो जो जो स्टोरी वो हमजाद बता रहा था एग्जैक्टली वही स्टोरी हुई थी और इस तरह से जो मर्डर था वो भी पकड़ा गया था। मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि जिस तरह मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस स्टार्ट की हैं, इंशाल्लाह आप लोग सुन लेंगे, मैं अपलोड करूँगा जल्दी। इसी तरह से मैं वीक में एक दिन कोई क्राइम स्टोरी को कवर करूँ। क्राइम्स के इतने सारे केसेस हैं और एंड बिलीव मी के जो जिन्नात के वाक़यात होते हैं मुझे उनसे ज़्यादा खौफज़दा कर देते हैं क्राइम स्टोरीज़। क्योंकि क्राइम स्टोरीज़ का क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं, आपको मालूम होता है, सब कुछ आंखों के सामने होता है, तो उसका जो खौफ होता है और जो बर्बरियत होती है वो वाकई दिल को हिला देती है। सो मैं सोच रहा हूँ कि वीक में एक दिन क्राइम स्टोरी भी कवर की जाए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वेल दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नए वाक़े के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।